सर सर बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं बोर्ड में से आपके गेस्ट पेपर में से कुछ आता है कि नहीं। 2021 से लेकर 2024 के बीच में हमारे गेस्ट पेपर्स ने बोर्ड में कैसे धमाल मचाई, आओ बताते हैं। हाँ, जो गेस्ट पेपर बता दे वही है। वैसे है सर ये क्वेश्चन बी और सी सर ये वाला अच्छा, इजी था सर पेपर। सही नहीं था। कितने आ जाने चाहिए? 30 प्लस। यस सर, बहुत अच्छा हुआ, आया जो पढ़ाया था सब आ गया। सर आज का मतलब आपने जो कराया था, मतलब आपने पूरा पेपर ही लीक करा दिया। मतलब आज लीक हो गया पेपर तो बिल्कुल बढ़िया है, सेम टू सेम आ गया वैसे। वही क्वेश्चन वही वाला आ गया, तो स्कूटर वाला आपने नहीं। हाँ, तो कैसा हुआ पेपर? अच्छा गया। बढ़िया। कितने नंबर आने की उम्मीद? देखिए 35 तक आ जाने चाहिए। 35 तक आ जाएंगे, क्या बात है। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। कैसा हुआ पेपर? कितने नंबर आ रहे हैं? 30 प्लस। क्या बात, पेपर बहुत आसान आ गया यार। हाँ सर, पेपर आसान आ गया। सैंपल पेपर तो छाप के दे दिए इन्होंने हमारे हैं। सर एक क्वेश्चन तो आपने बताया था, यही आया था ना। सर अगर आप ना होते तो आईटेक की बात और क्या होता। गेस्ट पेपर्स के लिए सर थैंक यू बोलना था सर, बहुत अच्छे गेस्ट पेपर से बहुत हेल्प हुई। क्या बात है, वेरी गुड। सर पेपर वन की जो काम ने बताया था सब वही आया था, थोड़ा सा उसकी वैल्यू चेंज थी, बाकी सब पूरा वही आया है। क्या बात है यार, अब वैल्यू भी चेंज करेंगे, बोर्ड वाले वैल्यू भी चेंज करेंगे तो पूरा पेपर। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सभी लोग। सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू आईसीएसई एम्पायर। दिस इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर प्रॉब्लम्स, dedicated for ICSE class 10 students who will be taking up their board examinations in the month of February 2025. So today we'll be doing CFQs, competency focused questions over here. And those of you who don't know about the guest papers, yes, the guest papers are out on our application Maheshwari classes, which can be downloaded on Play Store और iOS Store. उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर्स, सारे ही सब्जेक्ट्स के, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, सारे ही सब्जेक्ट्स के हम आपको गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं। उन गेस्ट पेपर्स को लगाने का तरीका यह है कि आपको एक टाइमर लगाना है, अपने सामने वॉच रखनी है और जो 3 आवर्स के पेपर्स हैं लाइक मैथमेटिक्स का, उसको आपको 2 घंटे में सॉल्व करना है। और जब आप ये पेपर्स 2-2 घंटे में सॉल्व करने की प्रैक्टिस करोगे, हर सब्जेक्ट के हम आपको 10 गेस्ट पेपर्स दे रहे हैं अलोंग विद द सॉल्यूशन, तो वो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो तैयारी है वो नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी और आपके बोर्ड में 90% के ऊपर मार्क्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी हाई हो जाएगी। चलिए, सो ये जो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस हैं, एज मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग दैट फ्रॉम दिस ईयर अराउंड 25% ऑफ द वेटेज विल बी गिवन टू दीज हॉट्स लेवल क्वेश्चन। हॉट्स बोले तो हायर ऑर्डर थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उनको अराउंड 25% वेटेज मिली है सारे ही सब्जेक्ट्स में। सो आई वुड रिकमेंड ऑल द आईसीएसई क्लास 10 स्टूडेंट्स कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, कंप्यूटर सबके सीएफक्यू कर डालिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एंड अब इसमें मैं आज मैथ्स के सीएफक्यूज कराऊंगा। आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट्स के सीएफक्यूज चाहिए वो नीचे कमेंट करके इसमें बताइएगा, तो वो भी आपके लिए लेके आएंगे। और मैथ्स में अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जो कवर कराया जाए लाइव या रिकॉर्डेड में, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिसके सबसे ज्यादा डिमांड आएगी वो मैं कंप्लीट करूंगा यहां पे इस चैनल के ऊपर। ठीक है, चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, a retailer buys an article at its listed price from a wholesaler and sells it to a consumer in the same state after marking up the price by 20%. Now what do we mean by marking up the price? Marking up the price का मतलब है कि जितना प्राइस है उसमें 20% बढ़ा के बेच रहा है। The list price of the article is 2500. तो लिस्ट प्राइस अगर 2500 है, इसका वो 20% बढ़ा के बेच रहा है, 25% बढ़ा के बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस कितने की हो गई इसका 20%। सो 20% ऑफ 2500, 20% ऑफ 2500 विल बी इक्वल टू, 10 से 10 गया, 10 से 10 गया, सो ये हो जाएगा 500 रुपीज। सो ये हो गया ₹500, ये आ गया क्या ₹500, 20% बढ़ा के बेचा है, तो ये एसपी नहीं है, ये हो गया हमारा बेसिकली क्या कि 20% बढ़ा के बेचा। द लिस्ट प्राइस इज दिस एंड द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%। फाइंड द टैक्स लायबिलिटी। ठीक है,
तो अब उसने क्या किया है, 500 रुपए बढ़ा के बेचा है। खरीदा कितने का था, 2500 का, बेचा कितने का, 500 रुपए बढ़ा के। मतलब ये जो 500 रुपए है, ये आपका क्या आ रहा है, ये आ रहा है दुकानदार का प्रॉफिट। और हम जब भी टैक्स निकालते हैं, जीएसटी निकालते हैं, वो प्रॉफिट परसेंट पे ही निकालते हैं। सो 12% जीएसटी इस पे 500 रुपए पे लगेगी। सो जीएसटी कितनी हो गई, 12% ऑफ ₹500, दैट इज 60 रुपीज। सो 60 रुपीज की जीएसटी उसको देनी है। इसमें से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज द टैक्स लायबिलिटी ऑफ द रिटेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना देना है, 60 रुपीज देना है। क्यों देना है, क्योंकि सेम स्टेट में बात हो रही है। सो जब सेम स्टेट में बात हो रही है तो सीजीएसटी यहां पे लागू होगा, सीजीएसटी यहां पे अप्लाई होगा। सो सीजीएसटी के हिसाब से यहां पे जो पैसे मिल रहे हैं वो 60 रुपीज मिल रहे हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देव बॉट एन इलेक्ट्रिकल फैन विच हैज अ मार्क्ड प्राइस ऑफ ₹800। ठीक है, मार्क्ड प्राइस दिया है ₹800 का। If the GST on the goods is 7%, then the SGST is। अब जो GST होता है वो दो पार्ट्स में ब्रेक होता है। जब भी हम SGST की बात करते हैं, स्टेट के पास जाता है 50% और 50% जाता है SGST के फॉर्म में एंड 50% जाता है CGST के फॉर्म में। अब 800 रुपए का मार्क प्राइस है, 7% का यहां पे जीएसटी लग रहा है, तो 800 का 7% कितना हो जाएगा। सो 7% ऑफ 800, 7 8 56 इज इक्वल्स टू ₹56। अब ये जो ₹56 है, इस 56 रुपीज के दो पार्ट्स हो जाएंगे। एक पार्ट चला जाएगा SGST में और एक पार्ट चला जाएगा CGST में। सो SGST में कितना जाएगा, 50%, यानी 56 को 2 से अगर डिवाइड कर दे तो 28 रुपीज SGST में, 28 रुपीज CGST में। सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। दिमाग लगा के खोल के दीजिएगा। 90% बच्चे यहां गलती क्या करेंगे, 56 को मार्क कराएंगे। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। और इन क्वेश्चंस में ना आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में यू डोंट हैव टू शो द स्टेप्स, आप मिनिमलिस्टिक स्टेप से सॉल्व करो। आप बिना स्टेप्स यूज किए ओरली दिमाग में सॉल्व कर लो, आंसर मार्क करके और नंबर मिलेंगे। सो एक नंबर वाले क्वेश्चंस में आपको ज्यादा स्टेप्स दिखाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर मार्क करना है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ₹P is deposited for n number of months in a recurring deposit account, बैंकिंग का क्वेश्चन है, which pays interest at a rate of R% per annum. The nature and time of interest calculated is। किस तरीके का इंटरेस्ट होगा और इसका क्या नेचर होगा, ये यहां से निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहां पे क्या नेचर होगा क्या नहीं होगा, सो ऑप्शंस क्या क्या हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स, सिंपल इंटरेस्ट फॉर n नंबर ऑफ मंथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। तो P डिपॉजिट हो रहा है n नंबर ऑफ मंथ्स के लिए रिकरिंग डिपॉजिट पे, जो R% पर एनम रेट दे रहा है। तो नेचर एंड टाइम ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। भाई एक ही महीने का तो निकालोगे और वो भी क्या निकालोगे, सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता, बैंकिंग में सिंपल इंटरेस्ट लगता है। सो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अब ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट मार्क करना है आंसर, नो प्रॉब्लम। Question number 4 says Anvesha intended to open a recurring deposit account of ₹1000 per month for 1 year। तो नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए भाई, 12 मंथ्स हो गए। ठीक है, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर ₹1000, तो ₹1000 क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। सो जो जो दिया है क्वेश्चन में वो लिखते चले जाइए। 5% पर एनम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, 5%। The bank reduced the rate to 4% per annum। ओके, क्या कह रहा है, Anvesha intended to open a recurring deposit account for 1000 per month for 1 year in bank, paying 5% per annum rate of simple interest. The bank reduced the rate to 4% per annum. How much must Anvesha deposit monthly for 1 year so that her interest remains the same? तो पहले ये 1000 रुपए डिपॉजिट कर रही थी 1 साल के लिए 5% के हिसाब से, तो इनको एक इंटरेस्ट मिल रहा था।
लेकिन अब बैंक ने क्या किया, बैंक ने अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया, अब 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट कर दिया। कह रहे हैं अब अन्वेषा का प्रिंसिपल क्या होना चाहिए ताकि वही सेम इंटरेस्ट मिले जो इनको पहले वाले केस में मिल रहा था, वही सेम इंटरेस्ट मिले। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सो सबसे पहले इंटरेस्ट का हम अगर यहां से देखें तो फॉर्मूला लगा देते हैं। सो इंटरेस्ट किसके बराबर होता है? इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू N इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो यहां पे सबसे पहले हमने क्या किया, इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, n इंटू n प्लस 1 भी तो होता है, हाँ, n इंटू n प्लस 1 इंटू R अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। तो ये हो गया हमारा सबसे पहले फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हमको क्या निकालना है, P N N प्लस R, सबकी वैल्यूज दी हुई हैं, सारी वैल्यूज अगर हम यहां पे रख लें तो देखो ये तो हो गया पहली कंडीशन। ये पहली कंडीशन से लेट्स से ये आ रहा है इंटरेस्ट 1। दूसरी कंडीशन से अब यहां पे अगर हम वैल्यूज रखें तो ये वैल्यूज रख के आ जाएगा, प्रिंसिपल है 1000 रुपीज, ये हो गया 12, 13, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 5%, 2 इंटू 12 इंटू 100। ठीक है, अब इंटरेस्ट 2, जब बैंक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ले रहा है तो इसको सॉल्व मत कीजिए। क्यों? इसको सॉल्व करेंगे लेंदी हो जाएगा। जब ये दोनों इक्वेट ही करने हैं तो वहां से कैंसिल आउट हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। सो लेट्स से अगर हम प्रिंसिपल मान लेते P की, जब 4% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो जो हमारा प्रिंसिपल है वो P है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 4, 2 इंटू 12 इंटू 100, ये हो गया हमारा I2। अब कह रहा है कि I1 I2 के बराबर है, P की वैल्यू निकालो, तो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो अगर इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो आ जाएगा P इंटू 12 इंटू 13 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 12 इंटू 100। 100 12 2 100 12 2 कैंसिल हो गया, 12 13 से 12 13 कैंसिल हो गया। अब यहां पे बचा 5 इंटू 1000 अपॉन ये 4 को इधर ले जाइए, नीचे डिवीजन में चला जाएगा। सो 4 को कैंसिल करेंगे, 250 आ जाएगा, 250 इंटू 5 से आ जाएगा ₹1250, 1250 रुपए। अगर एक साल के लिए 4% पे हम जमा करेंगे बैंक में तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जब हम 1000 रुपए जमा कर रहे थे 5% पर एनम के हिसाब से। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर दास इन्वेस्ट इन ₹100, 12% शेयर्स ऑफ कंपनी ए अवेलेबल एट ₹60। मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की? ₹100। मार्केट वैल्यू कितनी है शेयर की? ₹60। ठीक है, और रिटर्न कितना है? तो ये है 12%। ठीक है, मिस्टर सिंह, ये है मिस्टर दास के लिए, मिस्टर सिंह इन्वेस्ट ₹50, सो नॉमिनल वैल्यू है ₹50। 16% शेयर्स ऑफ कंपनी बी अवेलेबल एट ₹40 ईच, सो मार्केट वैल्यू हो गई ₹40। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया यहां से 16%। दिस इज फॉर मिस्टर सिंह। फिर कह रहा है यूज दिस इंफॉर्मेशन टू स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? Rate of return for Mr. Das is 12%. Rate of return is 10%. Both rate of return same है. Das and Mr. Singh have the same rate of return. So basically हमको यहाँ से rate of return निकालना है as per the options. तो हमने options पढ़े, options से हमको समझ में आया कि rate of return निकालना है। So rate of return Mr. Das के लिए निकाल लेते हैं and rate of return for Mr. Singh निकाल लेते हैं। अब rate of return निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं यहाँ से डिविडेंड हमको कितना मिल रहा है? डिविडेंड। सो डिविडेंड कितना मिलेगा यहां से? 12% ऑफ 100, दैट इज इक्वल्स टू ₹12। ठीक है, अब हमको यहां से रेट ऑफ रिटर्न अगर हम निकालें, रेट ऑफ रिटर्न, सो ये हो जाएगा डिविडेंड अपॉन मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कितनी है? ₹60 इंटू 100%, तो कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स 20%, तो ये आ गया 20% के बराबर। ठीक है, सो रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर दास इज 12%। ये तो आंसर नहीं होगा।
बोथ मिस्टर दास हैज 10%, ये भी आंसर नहीं होगा. द रेट ऑफ रिटर्न फॉर मिस्टर सिंह इज 10%. अब मिस्टर सिंह के लिए हमको पता नहीं है. बोथ मिस्टर दास एंड मिस्टर सिंह हैव द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 20%. मे बी ऑप्शन डी होगा क्योंकि ये 20% आ गया, तो डी और बी में से एक आंसर है. तो आप एलिमिनेट करते जाइए इस तरीके से, आप आंसर्स गलती नहीं करोगे, ज्यादातर क्वेश्चन सही हो जाएंगे. नाउ लेट्स फाइंड द सेम थिंग फॉर मिस्टर सिंह. मिस्टर सिंह के लिए निकाल लेते हैं. सो मिस्टर सिंह का डिविडेंड कितना हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा यहां से 16% ऑफ ₹50, दैट इज इक्वल्स टू ₹8. 16% ऑफ 50 कितना आ जाएगा? ₹8. अब इसके बाद रेट ऑफ रिटर्न निकाल देते हैं. सो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा 8 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है? 40 इंटू 100%. सो 8 5 टाइम्स 5 20%. यहां से भी आ गया. दोनों का रेट ऑफ रिटर्न 20% है. सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि मिस्टर सिंह और मिस्टर दास दोनों का सेम रेट ऑफ रिटर्न है 20% का. Right? So this is question number 5. Let's move on to question number 6. Amit invested a certain sum of money in ₹100 shares paying a 7.5% dividend. Dividend का rate क्या है? 7.5%. The rate of return on his investment is 10%. ठीक है? The money invested by Amit to purchase 10 shares is equals to. अब अगर आपने मेरे GST वाले क्लास का, नहीं जीएसटी नहीं, शेयर्स एंड डिविडेंड्स वाले क्लास का अगर वन शॉट वीडियो अगर आपने देखा हुआ है, तो उस वन शॉट वीडियो में मैंने बहुत ही 2 फॉर्मूले बस आपको बताए हैं और उन दोनों फॉर्मूले से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो. और यहां पे दूसरा फॉर्मूला लगने वाला है, डिविडेंड परसेंट ऑफ एनवी इज इक्वल्स टू पी परसेंट ऑफ एमवी. कौन सा? डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू. बस ये फॉर्मूला आपको लगाना है, डायरेक्ट आंसर आएगा. इस फॉर्मूले पे पक्का क्वेश्चन आएगा, गारंटीड क्वेश्चन आएगा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में. डिविडेंड परसेंट है 7.5% ऑफ नॉमिनल वैल्यू. नॉमिनल वैल्यू कितनी है? ₹100 का शेयर है. प्रॉफिट परसेंट कितना है? 10% रिटर्न मिल रहा है. सो दिस इज प्रॉफिट परसेंट. और मार्केट वैल्यू हमको नहीं पता, ऑफ मार्केट वैल्यू. सो मार्केट वैल्यू हमको नहीं पता. 10% का मतलब है अगेन अपॉन 100 कर लो. मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है यहां से. ठीक है? सो यहां से 100 से ये 100 कैंसिल हो गया. ठीक है? अब यहां पे 10 से ये कैंसिल हो गया. सो ये कितना आ गया? ₹75 आ गया मार्केट वैल्यू. अब हमसे यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द मनी इन्वेस्टेड बाय अमित टू परचेज 10 शेयर्स. तो एक शेयर की मार्केट वैल्यू 75, 10 शेयर्स की मार्केट वैल्यू कितनी? 10 शेयर्स की मार्केट वैल्यू हो जाएगी 750. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. बहुत आसान है अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, लॉजिक क्लियर है तो. और कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो दिक्कत आने वाली है. तो इसलिए टेंशन नहीं लो, कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो. नेक्स्ट क्वेश्चन, इनइक्वालिटी से क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? सो कह रहा है इफ -3 is less than equal to -4x plus 5 and x belongs to whole number, तो सोल्यूशन सेट क्या होगा? सॉल्व कर लेते हैं. -3 less than equal to -4x plus 5. सो इस 5 को उधर भेज दीजिए. सो -3 - 5 is less than equal to -4x. -8 is less than equal to -4x. जब भी वेरिएबल के सामने नेगेटिव साइन आए, आप क्या कीजिए? इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई कीजिए. जैसे ही आप इस इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा. ये जो बीच का साइन ग्रेटर देन था टूवर्ड्स 4x, ये लेस देन हो जाएगा टूवर्ड्स 4x. और जो ये -8 था ये +8 हो जाएगा. सो यहां से आ गया x इज लेस देन इक्वल टू 2. अब x इज लेस देन इक्वल टू 2 का मतलब क्या हुआ? यहां पे जो सोल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा? सोल्यूशन सेट बनेगा 0 1 2, क्योंकि होल नंबर 0 से शुरू होते हैं अप टू इन्फिनिटी जाते हैं. सो करेक्ट आंसर आ गया यहां से ऑप्शन सी, x बिलोंग्स टू होल नंबर. सोल्यूशन सेट आ गया 0 1 2. बहुत आसान, बहुत इजी, आराम से कर लिया क्वेश्चन. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है. नेगेटिव साइन आ रहा है इन फ्रंट ऑफ द वेरिएबल. सो क्या कीजिए? इस पूरी इक्वेशन को -1 से मल्टीप्लाई करा दें. तो ये हो गया 4x, ये हो गया लेस देन -8y. अच्छा, ठीक है. अब इसको अगर 4 से, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दे, पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दे तो हो गया x इज लेस देन -2y. सो x इज लेस देन -2y लिख दे, या -2y इज ग्रेटर देन x लिख दे. बात एक ही है. अब देखिए यहां पे कोई ऑप्शन आ रहा है, x लेफ्ट साइड आ रहा है. x इज लेस देन -2y, x इज लेस देन -2y. सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है.
ठीक है। सो अगर आप ऑप्शंस देखते तो ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि एक तरफ सिर्फ x आ रहा है, तो x बनाने के लिए हमने पूरी इक्वेशन को क्या किया, 4 से डिवाइड किया, जब हमने -1 से पहले मल्टीप्लाई किया ताकि x पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि हर जगह x पॉजिटिव है, और इससे y नेगेटिव हो गया, और फिर उसके बाद इसको सॉल्व किया, साइन चेंज हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स आर। k की क्या वैल्यू होगी अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं। नाउ रूट्स कब इक्वल होते हैं, रूट्स तब इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर होती है, दैट मीन जब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होती है। अब इसको अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें तो हमको यहां से a की वैल्यू मिल रही है 2 के बराबर, b की वैल्यू मिल रही है -k के बराबर, c की वैल्यू मिल रही है k के बराबर। अब ये वैल्यूज अगर हम यहां रखें तो b स्क्वायर कितना हो गया, b स्क्वायर का मतलब हो गया k स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गया k स्क्वायर माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। k कॉमन ले लें तो बचा k माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। सो यहां से दो वैल्यूज आ जाएंगी, या तो k 0 के बराबर है या फिर k 8 के बराबर है। सो दो वैल्यूज आ गई। ऐसा कोई ऑप्शन दिया है 0,8, यस। सो द ऑप्शन डी इज 0,8। अब यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर सकते हैं, गलती यहां पे आप ये कर सकते हैं, आप 8k को इधर ले जाओ। देखो गलती कहां पे हो सकती है, गलती यहां पे हो सकती है कि आपने लिखा k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8k, k से k स्क्वायर काटा और यहां से k की वैल्यू आ गई 8। अब एक वैल्यू जो आपकी आई है ये गलत वैल्यू आई है, दिस इज नॉट करेक्ट, क्योंकि एक रूट आपने एलिमिनेट कर दिया जब आपने k स्क्वायर से k को काट दिया, जब ये ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एमसीक्यूज में हमेशा दिमाग खोल के चलना, क्योंकि बहुत बार वो लोग आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे और आपने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप गलती कर बैठेंगे। जो वो गलती कराना चाहते हैं आपसे, जानबूझ के कराना चाहते हैं, वो गलती नहीं करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू -2 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन द वैल्यू ऑफ a। अगर ये इसका सोल्यूशन है, मतलब x इज इक्वल्स टू -2 रखने पे ये इक्वेशन 0 के बराबर आ जाएगी, तो क्या करो x की जगह -2 कर दो। सो पुट x इज इक्वल्स टू -2, अगर -2 रखेंगे -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3a प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो 2 4 प्लस 2 6, 6 उधर जाएगा -6, सो 3a इज इक्वल्स टू -6। सो a की वैल्यू आ गई -2 के बराबर, -2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन बी यहां पे राइट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में, in solving a quadratic equation one of the values of the variable x is 233.356, the solution rounded to two significant figures is। इसको राउंड करना है दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। बढ़िया क्वेश्चन है, कैसे राउंड करेंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक। तो देखिए लास्ट से शुरू करेंगे, ये 6 है, 5 से बड़ा है तो इसको भी इंक्रीज कर देंगे, ये भी 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 233.36। नाउ ये 6 है, अगेन 5 से बड़ा है तो इसको हम यहां पे +1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 233.4, ठीक है। अब 4 जो है वो 5 से छोटा है, क्योंकि 4 5 से छोटा है तो हम इसको यहां से निग्लेक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 233। अब ये जो 3 है अगेन 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे और इसको बढ़ाएंगे नहीं, तो ये हो जाएगा 230। अब यहां पे जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है वो कितने हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2 and 3। सो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका ऑप्शन डी 230। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये ट्राइंगल देखिए, परपेंडिकुलर x बेस y, नेक्स्ट क्वेश्चन का दिया है ये, कह रहे हैं इन द जॉइनिंग डायग्राम, बना देते हैं यहां पे ABC right angled at B, ABC right angled at B, ये हो गया x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y। कह रहा है इन द जॉइनिंग डायग्राम AB is equals to x and BC is equals to y and x minus y is equals to 7 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है, बहुत बढ़िया। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ AC is, AC की लेंथ क्या आ जाएगी, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किसके बराबर होता है, एरिया बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट which is equals to 30. So x into y is equals to 60. This is the first equation.
यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 7 प्लस वाई, x की जगह रख दें 7 प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल्स टू 60। सो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट, वाई स्क्वायर प्लस 7y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। सॉल्व कर लेते हैं, 12 इंटू 5 इज 60, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5y माइनस 60 इज इक्वल्स टू 0। y लिखा, y प्लस 12 माइनस 5 लिया, y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। सो y प्लस 12 टाइम्स y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। सो y की वैल्यू आ जाएगी 5 के बराबर, यहां से माइनस 12 आएगा। नाउ साइड ऑफ अ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो माइनस 12 तो हो ही नहीं सकता। अब ये 5 के बराबर, सो y की वैल्यू आ गई 5 के बराबर। अब y की वैल्यू अगर 5 के बराबर आ गई, यहां रखेंगे 5, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 5, 7 5 12, सो ये हो गया 12 के बराबर। अब अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो ये आ जाएगा 13 के बराबर। ये 5 12 13 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं, अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, वरना पाइथागोरस थ्योरम लगा के आंसर निकाल लीजिए। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन मैं इसीलिए आपको ये बार बार बता रहा हूं, हर स्टेप दिखाना जरूरी नहीं है, आंसर लगाना है। एक नंबर में सिर्फ आंसर लगाना है, बाकी नहीं, स्टेप्स की कोई महत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है पी क्यू आर अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है तो इनमें से कौन सी बात सही है? पी क्यू आर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में है, मतलब पी क्यू आर अगर कंटिन्यूड प्रपोर्शन में, मतलब ये इस प्रकार से कुछ होगा, मतलब P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। इसका मतलब है ये, ठीक है, P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आर। अब ऑप्शन देखते हैं और ऑप्शन से आंसर मार्क करते हैं कि कौन कौन से सही है, कौन सा गलत है। सो P अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू P अपॉन आर। सो यहां से अगर हम देखें, सो यहां से हम लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू P इंटू आर। ठीक है, Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू P इंटू आर। सो P बाई क्यू इज इक्वल्स टू P बाई आर। अब अगर यहां पे लिखे P बाई क्यू इज इक्वल्स टू P बाई आर, क्या P बाई आर के बराबर है? P बाई क्यू Q बाई आर के बराबर है, P बाई आर के बराबर नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। Q बाई आर अगर करें Q बाई आर, सो ये है Q बाई आर। ठीक है, Q बाई आर ये बराबर है P स्क्वायर इज टू Q स्क्वायर के। चलो, सो Q स्क्वायर की वैल्यू रख लेते हैं यहां पे और देखते हैं क्या LHS RHS के बराबर है। सो Q बाई आर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर, और Q स्क्वायर किसके बराबर है? Q स्क्वायर बराबर है P बाई आर के, P से ये कट गया P बाई आर। सो यहां पे P बाई आर आया। क्या Q बाई आर P बाई आर के बराबर है? नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, P इज टू Q स्क्वायर, P बाई Q स्क्वायर किसके बराबर है? P बाई आर, P से P कट जाएगा। सो ये कितना बन गया? ये बन गया 1 बाई आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन P स्क्वायर। क्या ये इसके बराबर होगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। LHS RHS के बराबर नहीं है, ये भी नहीं है। डी वाला ऑप्शन ही होना चाहिए। एक बार करके देख लेते हैं। P बाई आर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर बाई Q स्क्वायर। Q स्क्वायर किसके बराबर है? P इंटू आर, P स्क्वायर से P कट गया, P बाई आर। सो P बाई आर इज इक्वल्स टू P बाई आर, LHS इक्वल्स टू RHS आ गया, राइट। सो यहां से हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो यहां पे हमने क्या किया? ऑप्शन से सही आंसर मार्क किया। ये टेक्निक आपको जरूर आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस कर पाओगे। सो ये क्वेश्चंस कुछ मुश्किल नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है the ratio of diameter to height of a borosill cylindrical glass is 3:5। सो एक सिलिंड्रिकल ग्लास है, इसका रेशियो ऑफ डायमीटर टू हाइट, सो डायमीटर टू हाइट का जो रेशियो दिया है ये 3:5 का दिया है। अब डायमीटर अगर x होता है तो रेडियस कितना होता है? ट्वाइस 2r। ठीक है, सो डायमीटर की जगह हम क्या लिख सकते हैं? इसकी जगह लिख सकते हैं 2r। तो ये हो गया 2r बाई एच इज इक्वल्स टू 3/5। ठीक है, सो बेसिकली r बाई एच का अगर हम रेशियो निकालें रेडियस बाई हाइट का, तो ये 2 नीचे चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 3/10। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? इफ द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द ग्लास इज 6 सेंटीमीटर। अच्छा, d की वैल्यू दी ही हुई है, d की वैल्यू कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अगर d की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो गया? इसका आधा, दैट इज 3 सेंटीमीटर। कह रहा है देन द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द ग्लासेस। सो d की वैल्यू 6 दी हुई है,
अब d की वैल्यू 6 कैसे बन सकती है? d की वैल्यू 6 तब बन सकती है जब हम ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दे इस रेशियो में। तो ये रेशियो कितना बन गया? ये बन गया 6/10। 6/10 मतलब जब डायमीटर 6 तो हाइट कितनी है? 10। अब डायमीटर 6 का मतलब है जब रेडियस 3 सेंटीमीटर तो हाइट कितनी है? 10 सेंटीमीटर। अब इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लीजिए। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? एक इसका ये होता है पाई 2πRh। 2πRh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। सो 2πRh से वैल्यू रख देते हैं। अब आंसर में देखिए पाई आ रहा है, पाई को रहने दीजिए। 2 इंटू आर इंटू एच। सो ये हो गया 60 पाई। 3 2 6, 6 इंटू 10 60 पाई। सो 60 पाई इज द आंसर। दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कह रहा है इफ दिस पॉलिनोमियल इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2x प्लस a and the quotient is equals to x square minus 1 then one of the value of a is, a की कौन सी वैल्यू है? अब ये जो पूरा का पूरा टर्म है ये डिविडेंड हो गया, ये डिवाइजर हो गया और ये क्वोशिएंट हो गया। ठीक है, वन ऑफ द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी? अब देखिए अगर यहां पे हम इसको डिवाइड करने जाएं, ये क्यूबिक इक्वेशन है, बहुत लंबा हो जाएगा। और अगर यहां से हम कुछ कॉमन लेके इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो भी ये ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, यहां पे एक जुगाड़ लगाते हैं। क्या? डिविडेंड वाली चीज लगाते हैं जो बचपन में पढ़ी थी। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां पे कह रहा है कंप्लीटली डिविजिबल है। कंप्लीटली डिविजिबल का मतलब क्या होता है कि जो आपका रिमाइंडर है वो 0 के बराबर है। डिविडेंड क्या है? सो डिविडेंड है 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर। क्वोशिएंट क्या है? x स्क्वायर माइनस 1। डिवाइजर क्या है? 2x प्लस a। अब यहां से हम a की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक, सो यहां से क्या हो जाएगा? ये LHS तो ऐसे ही रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस ax स्क्वायर माइनस 2x माइनस a। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ठीक, अब यहां पे देखिए सारी चीजों को छोड़ दीजिए, ये दोनों टर्म्स LHS RHS इक्वल होने चाहिए। सो यहां पे ये जो कांस्टेंट आ रहा है माइनस ए, ये किसके बराबर है? -3 के बराबर। सो अगर -a -3 के बराबर है तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो हमको यहां पे डायरेक्टली सिर्फ कंपेयर करना है और कंपेयर करके निकालना है। अब यहां पे 90% बच्चा गलती क्या करेगा? गलती ये करेगा कि यहां पे ये माइनस साइन भूल जाओगे, और माइनस साइन अगर आप भूल गए और यहां पे अगर आपने माइनस ले लिया तो सबसे पहले बच्चा -3 को मार्क करेगा। इसीलिए इन नालायकों ने सबसे पहले -3 आंसर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि बच्चा सॉल्व करेगा, उत्तेजित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और -3 मार्क करके आएगा। 90% स्टूडेंट्स विल मेक दिस मिस्टेक। सो ये जो मिस्टेक्स है ना छोटी छोटी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये आपको नहीं करनी है। यू हैव टू हैव योर पेशेंस लेवल। थोड़ा सा पेशेंस लेवल रखिए, एक्साइटेड नहीं होना है आंसर देख के, थोड़ा सा पेशेंस लेवल रख के सारे ऑप्शंस देखने हैं और दिमाग खोल के आंसर लगाना है। मैं बार बार बता रहा हूं, यही गलती आप लोग करोगे जब बोर्ड एग्जामिनेशन दे के आओगे, फिर कहोगे यस सर ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ पॉलिनोमियल इन एक्स is this, which of the following is a factor of the given polynomial so that the value of k is 2? इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है जब k की वैल्यू 2 है? अब जो भी इसका फैक्टर है उसकी वैल्यू अगर हम यहां पे x की जगह रखें तो ये पूरा का पूरा 0 से इक्वेट कर दे, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, और k की वैल्यू 2 आनी चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, k की वैल्यू सबसे पहले 2 रख देते हैं। सो अगर k की वैल्यू 2 रख देंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24। अब यहां पे एक एक करके ऑप्शंस आप इसमें रखना शुरू कीजिए और देखिए कौन सा ऑप्शन से सही आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहां से देखेंगे तो x इज इक्वल्स टू -2 रख के देखते हैं। यहां पे आंसर किसका आना चाहिए? यहां पे जो आंसर है ये 0 के बराबर आना चाहिए। सो x इज इक्वल्स टू -2 रखा, -2 का क्यूब हो गया -8, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 5 ज़ा 20, -2 इंटू -2 ये हो गया +4 -24। सो 20 + 4 24 -24 -8 0 के बराबर नहीं आ रहा है, ये वाला ऑप्शन सही आंसर नहीं है। अब क्या करेंगे, अब जाएंगे डी पे। ठीक, सबसे नीचे आ जाओ, सबसे पहला फिर सबसे नीचे x -4। x -4 का मतलब है x इज इक्वल्स टू 4 रख के देखते हैं।
x इज इक्वल टू 4 रखेंगे, 4 का क्यूब हो गया 64, 4 का स्क्वायर हो गया 16, 16 इंटू 5, सो 16 5s are 80 माइनस 4 2s are 8 माइनस 24। क्या ये 0 के बराबर आएगा? नहीं, 0 के बराबर नहीं आएगा, सो 4 वाला आंसर भी नहीं है। ऑप्शन बी x इज इक्वल टू 3 एक ही है, x इज इक्वल टू -4 रख के देखते हैं। देखो यहाँ पे ये दोनों क्वेश्चंस, ये जो दोनों ऑप्शंस हैं इसमें 4 4 आ रहा है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, तो इसको पहले हमने सॉल्व किया। तो टाइम भी बचाना है, क्वेश्चन भी सॉल्व करना है, यही मैं आपको सिखा रहा हूं, यही आपको सीखना है। सॉल्व तो कर ही लोगे, सॉल्व करने में कुछ बहुत बड़ी टेढ़ी खीर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे -4 रख के देखते हैं। सो -4 का क्यूब ये आ जाएगा, माइनस का 64 ये आ जाएगा 80, -4 करेंगे तो -4 ये हो जाएगा +8 माइनस 24। अब इसको ऐड करके देखें यहाँ से, -64 + 24 करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस का 88 और प्लस का 88 कैंसिल हो जाएगा, 0 के बराबर आ गया। देखो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब अगर आप पहले ए करते, फिर बी करते, फिर सी करते तो सी पे आ जाते, लेकिन इस तरीके से ये दोनों ऑप्शंस आसपास +4 -4 एक जैसे हैं, तो इन्हीं दोनों में से ज्यादा चांसेस हैं आंसर आने के, तो उसको पहले चेक कर लिया फिर बाकी कर लिया, ठीक है। ये होती है स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी। अच्छी लगी तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है अगर ए ए बी के बराबर है, बी सी डी के बराबर है, तो इनमें से क्या पॉसिबल है? ए बी, ठीक है। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है रो 1 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 1। क्या ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकती हैं? डेफिनेटली हो सकती हैं, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज, और ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा उसका ऑर्डर आएगा 1 क्रॉस 1 के बराबर, ठीक है। क्या कह रहा है? ओनली मैट्रिक्स ए बी इज पॉसिबल, ओनली मैट्रिक्स बी ए इज पॉसिबल, बोथ ए बी एंड बी ए और पॉसिबल। अब ए बी तो पॉसिबल है, बी ए देख लेते हैं पॉसिबल है कि नहीं। सो बी का ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1 और ए का ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 2। क्या ये दोनों पॉसिबल है? बी ए पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन बी ए का जो ऑर्डर आएगा वो आ जाएगा 2 क्रॉस 2। सो पॉसिबल तो ए बी भी है, पॉसिबल तो बी ए भी है, पर ये दोनों इक्वल नहीं आएंगे। सो बोथ ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, बट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ये गलत है। बोथ ए बी एंड बी ए आर पॉसिबल, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। सो अगेन स्मार्ट बनना है, क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, और ऑप्शंस ज्यादा अच्छे से देखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर 0 के बराबर है तो k की वैल्यू किसके बराबर होगी? k की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब k की वैल्यू किसके बराबर होगी? अब देखिए आंसर आ रहा है 6 -6 + -6 36। तो अगर इसमें से देखो तो 36 तो नहीं ही हो सकता है, कम प्रोबेबिलिटी है 36 होने की, या तो +6 है या -6 है या +-6 है, इन्हीं में से कोई ऑप्शन है, एक जैसे लग रहे हैं। सो ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ए स्क्वायर निकालने के लिए हमको ए से ए को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ए से ए को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? सो इसके ऊपर लगाया उड़ता हुआ तीर, गिरता हुआ तीर, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, ठीक है। 6 6 36 माइनस 9 4 36, ठीक है। देन फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकंड कॉलम, सो ये हो जाएगा 6 9 54 प्लस 9k, ठीक है। नेक्स्ट 6 4 24, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सो ये हो जाएगा 6 4 -24 एंड -4k, और 4 9 36 -36 एंड k को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो +k², ठीक है। सो यहां पे अगर आप ध्यान से देखिए तो यहां पे फर्स्ट इक्वेशन में अगर देखेंगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी? यहां से 6 के बराबर आएगी। यहां से अगर देखें तो k की वैल्यू कितनी आएगी? k की वैल्यू यहां से 6 4 24 आएगी, और यहां पे अगर हम देखें तो k की दो वैल्यूज आएंगी +-6, ठीक है। लेकिन हमको वो वैल्यू लेनी है जो पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही है। सो पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कौन सी वैल्यू कर रही है? पूरी मैट्रिक्स को सेटिस्फाई कर रही है 6, क्योंकि यहां पे भी वैलिड है, यहां पे भी वैलिड है, यहां -6 रखेंगे तो वैलिड नहीं होगा, और यहां पे भी वैलिड है। सो करेक्ट आंसर है प्लस का 6, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सो ए हो गया इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Sn इज इक्वल टू Sn स्क्वायर n स्क्वायर माइनस n, देन द थर्ड टर्म ऑफ द सीरीज इज। सम ऑफ n टर्म दिया है,
विच इज n स्क्वायर माइनस n, हम यहां से Sn माइनस 1 निकाल लेते हैं, सम ऑफ n माइनस 1th टर्म। तो जहां जहां n आ रहा है वहां वहां n माइनस 1 हो जाएगा, राइट। सो जहां जहां n आ रहा था वहां वहां हमने n माइनस 1 रख लिया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n माइनस n प्लस 1 सॉरी, ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2। ये आ गया आपका क्या, ये आ गया आपका Sn माइनस 1। नाउ आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला कि nth टर्म इज गिवन बाय Sn माइनस -1। nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा है सम ऑफ n टर्म्स माइनस सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे, सम ऑफ n टर्म्स आ गया n स्क्वायर माइनस n माइनस n स्क्वायर प्लस 3n माइनस 2। तो जब माइनस साइन इसके अंदर लेके जाएंगे इसके सारे साइंस रिवर्स हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। n स्क्वायर से n स्क्वायर कट गया, ये हो जाएगा 2n माइनस 2। अब आपसे क्या कह रहा है, कौन सा टर्म निकालो, थर्ड टर्म, यानी n की जगह 3 रख दो। सो थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 4। तो थर्ड टर्म आ गया 4 के बराबर। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सबसे आसान तरीका है करने का इसको, ठीक। आप वैसे भी कर सकते हो कि S1 लगा के फर्स्ट टर्म निकाल लो, S2 लगा के A1 प्लस A2 हो जाएगा, फिर उसमें से A1 माइनस कर दो तो आपको A2 मिल जाएगा, फिर A2 माइनस A1 करके आप यहां से D निकाल लो और फिर यहां से A3 निकाल लो। वो भी तरीका है, वो भी सही है, उससे भी कर सकते हो। सो एट द टाइम ऑफ योर बोर्ड एग्जामिनेशन जो भी मेथड आपके क्लिक कर जाए वो मेथड से कर लो, सॉल्व हो जाएगा। विच इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इनमें से कौन सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। सो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में रेशियो सेम होना चाहिए सक्सीडिंग टर्म और प्रीसीडिंग टर्म का, ठीक है। सो पहला ऑप्शन है 1/3 1 3 9। इसमें 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा, 3 मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा। ये जीपी है। डी ऑप्शन पे आते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन पे क्या रहा है, 2 0 4 0 8 0। सो 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कराएं कि 0 आ जाए। 2 में अगर ऐसा मल्टीप्लाई कराए 0 तो 0 आएगा, फिर 0 में 0 मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये नहीं है। सो ये जीपी नहीं है। इसमें से क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सो ऑप्शन डी इज द आंसर। डी इज नॉट अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए भाई, लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, क्या बात है। क्वेश्चन कह रहा है इन द एडजॉइनिंग डायग्राम जी इज द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल एबीसी। जी जो है वो एबीसी का सेंट्रोइड है। बहुत बढ़िया। ए अगर 3 - 3 बी सी की वैल्यू दी हुई है और जी की भी वैल्यू दी हुई है एज 5, -5। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट डी, डी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। अब अगर ए और डी अगर ये सेंट्रोइड है ट्राइंगल का तो हम यहां से क्या निकाल सकते हैं। अच्छा, सेंट्रोइड है भाई, सेंट्रोइड से क्या पास होती है, मीडियन पास होती है। मीडियन मतलब ए से बनने वाली लाइन जो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करें। मतलब डी जो है वो मिड पॉइंट है बिटवीन बी एंड सी। अगर डी मिड पॉइंट है बिटवीन बी एंड सी तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो आ जाएगा x + 2/2 और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा -6 + y/2। ये आ जाएगा, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए, ठीक है। जी वाला पॉइंट दिया है 5, -5। अब ये जो सेंट्रोइड होता है ये मीडियन को ब्रेक करता है इन द रेशियो ऑफ 2:1। 2:1 के रेशियो में ब्रेक करता है। सो अगर ये 2:1 के रेशियो में ब्रेक कर रहा है तो यहां से जी का अगर हम x कोऑर्डिनेट निकालें तो जी का x कोऑर्डिनेट किसके बराबर हो जाएगा। सो यहां पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा 2 × x + 2/2, 2 × x + 2/2, ठीक है, प्लस 1 × इसका x कोऑर्डिनेट 3/2 + 1 दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। और ये किसके बराबर है, जी का x कोऑर्डिनेट ये 5 के बराबर है। तो इसको अगर हम 5 से इक्वेट कर दें तो ये हो जाएगा 5 3 ज़ा 15, यहां पे करके बता रहा हूं। ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। सो x + 2 + 3 ये हो जाएगा x + 5 इज इक्वल्स टू 15। सो x की वैल्यू आ गई 10 के बराबर, ठीक है। x की वैल्यू अगर 10 के बराबर आ गई, ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी। बाकी सारे ऑप्शंस में x की वैल्यू 10 के बराबर है ही नहीं, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो ऑप्शन जरूर देखिए, क्वेश्चन करने आंसर सॉल्व करने से पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऐसा नहीं है कि पिल जाना है, ऑप्शन सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालने, आखिरी तक कर डालना है। भाई स्मार्ट बनना है, स्मार्ट तरीके से। ऑप्शन डी यहां पे सही आंसर आ रहा है और ये हमको आंसर दिख गया है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी वाला हमारा आंसर करेक्ट है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन डायग्राम O इज द ओरिजिन, बहुत बढ़िया। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, AB का मिड पॉइंट है P, बहुत बढ़िया भाई, P जो है AB का मिड पॉइंट है। द इक्वेशन ऑफ OP इज, OP की इक्वेशन क्या हो जाएगी यहां से? अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आपने स्ट्रेट लाइंस अच्छे से पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4,0 और B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,2। एक्स एक्सिस पे Y की वैल्यू 0, Y एक्सिस पे X की वैल्यू 0। अब P जो है वो इसका मिड पॉइंट है, अगर P मिड पॉइंट है तो P की X की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और Y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई 4 प्लस 0/2 दैट इज 2, 2 प्लस 0/2 दैट इज इक्वल टू 1। मिड पॉइंट तो हो गया, सो P हो गया 2,1। अब अगर हमको इसकी इक्वेशन निकालनी है, लाइन की इक्वेशन विच इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, एक तो ओरिजिन विच इज 0,0 और दूसरा एक पॉइंट 2,1। सो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या होती है? ये होती है y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, अब यहां पे x1 y1 0 0 हो गया, x2 y2 2 और 1 हो गया, सो ये हो गया y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1, 1 माइनस 0 1 अपॉन x2 माइनस x1 2 इंटू x माइनस 0 दैट इज x। सो 2y इज इक्वल्स टू x इज द इक्वेशन ऑफ द लाइन, 2y इज इक्वल्स टू x, मतलब ऑप्शन B इज द राइट आंसर। सो बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आराम से सॉल्व कर लोगे, नो प्रॉब्लम नथिंग। नेक्स्ट कह रहा है इन द गिवन फिगर लाइन L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है तो अगर ये एंगल 45 है तो ये वाला भी एंगल 45 होगा। अच्छा क्या कह रहा है देखते हैं आगे। इफ लाइन L3 इज परपेंडिकुलर टू L1, L3 परपेंडिकुलर टू L1 है तो L3 भाई दूसरे के भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ये पहली के परपेंडिकुलर है तो दूसरे के तो परपेंडिकुलर होगा ही होगा। ठीक है, देन द स्लोप्स ऑफ लाइन L2 एंड L3 रिस्पेक्टिवली आर, L2 और L3 के स्लोप क्या हो जाएंगे? सो अगर ये 45 बन रहा है तो L1 का स्लोप हो गया tan 45 विच इज इक्वल्स टू 1। अगर L1 का स्लोप 1 हो गया तो L2 का भी स्लोप 1 हो जाएगा और L3 का स्लोप क्या हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के बराबर होता है। L2 इंटू L1 का स्लोप, तो स्लोप अगर बोले तो M2 इंटू M1 विल बी इक्वल टू -1। M2 का स्लोप है 1, M1 का स्लोप पता नहीं, तो यहां से M1 का स्लोप आ गया -1 के बराबर, यानी लाइन 3 का, L3 का, इसको 3 बोल देते हैं यहां से। सो L3 का स्लोप आ गया -1 के बराबर। अब यहां पे क्या कह रहा है? द स्लोप ऑफ L2 एंड L3 आर L2 1 -1, 1 कॉमा -1, 1 कॉमा -1। ऑप्शन C इज द राइट आंसर, 1 कॉमा -1, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, which of the following lines cut the positive x-axis and positive y-axis at equal distances from the origin? Equal distances from the origin कैसे कर लेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। Which of the following lines cut the positive x-axis and positive y-axis at equal distances from the origin? अगर equal distances कट हो रहे हैं from the origin, इस तरीके से इक्वल डिस्टेंसेज अगर कट हो रहे हैं फ्रॉम दी ओरिजिन, मतलब ए इंटरसेप्ट जो है, जो एक्स इंटरसेप्ट है वो ए के बराबर है, जो वाई इंटरसेप्ट है वो भी ए के बराबर है। सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाती है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल्स टू 1। सो यहां से बेसिकली हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए के बराबर हो जाएगा। ऐसी कोई इक्वेशन दी है यहां से? सो यहां से ये वाली इक्वेशन अगर आप देखिए, ये वाली पहली इक्वेशन अगर आप देखिए, सो इस इक्वेशन को अगर हम 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगी ना, x बाय 1 प्लस y बाय 1 इज इक्वल्स टू 2। सो x प्लस y इज इक्वल्स टू 2, तो a की वैल्यू 2 आ जाएगी यहां से। भाई ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये है। सो ऑप्शन 1 सही लग रहा है। दूसरा वाला देखिए, अगर इस पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करें सो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस y बाय x बाई 1 y बाई 2, दोनों में सेम होना चाहिए, नीचे का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। तो सेकंड वाला तो आंसर नहीं है। थर्ड वाले में साइन ही गलत है, ये भी नहीं है। फोर्थ वाले में भी ऑप्शन नहीं है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि अगर इक्वल इंटरसेप्ट काट रहा है तो दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। चलिए भाई आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 25, इन द गिवन डायग्राम, सिमिलैरिटी का क्वेश्चन है भाई, दिखाई दे रहा है। रेलवे स्टेशन ए बी सी पी क्यू
are connected by straight tracks. Railway station A, B, C, P, Q are connected by straight lines. ठीक है. Track PQ is parallel to BC. ये जो track PQ है ये parallel है BC के. बहुत बढ़िया. The time taken by train traveling at 90 km per hour to reach B from A. So यहाँ से A से B तक जाने में इसको जो टाइम लग रहा है वो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. द टाइम टेकन बाई ट्रेन इज, अच्छा टाइम निकालना है A से B तक जाने में कितना टाइम लग रहा है ये निकालना है. ठीक है. अब देखिए कैसे निकाल सकते हैं A से B तक जाने में कितना टाइम लग रहा है. अगर 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है तो स्पीड दी है हमको 90 किलोमीटर पर आवर. टाइम निकालना है. सो टाइम निकालने के लिए हमको डिस्टेंस पता होना चाहिए. अगर डिस्टेंस पता हो गया तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगा के काम निकाल लेंगे. ठीक. अब डिस्टेंस मतलब यहां से यहां तक का पूरा डिस्टेंस निकालना है. अब ये डिस्टेंस कैसे निकल सकता है तो इसके लिए आप अगर यहां पे सिमिलैरिटी लगा लीजिए तो आसानी से आ जाएगा. कैसे? ट्राइंगल ए बी सी बड़ा वाला इज पैरेलल इज सिमिलर टू ए पी क्यू. ट्राइंगल ए पी क्यू. क्यों भाई? क्योंकि ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये होगा. दोनों लाइंस पैरेलल हैं. ये वाला एंगल जितना होगा उतना ये होगा. ए कॉमन है. तीनों में ए या ए से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो यहां पे जरा हम सिमिलैरिटी लगा लेते हैं. सो करस्पॉन्डिंग साइड पहले दो लिए ए बी, यहां पे पहले दो लिए ए पी, फिर नेक्स्ट दो लिए बी सी, नेक्स्ट दो लिए पी क्यू. बचा फर्स्ट और लास्ट ए सी, फर्स्ट और लास्ट ए क्यू. अब इसमें जो जो वैल्यूज बड़ी हुई हैं या दी हुई हैं उसको रख लेते हैं. ए बी की वैल्यू दी है? नहीं दी है. ए पी की वैल्यू दी है. ए पी की वैल्यू अगर हम x मान लें तो ये ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी x प्लस 18 अपॉन ए पी की वैल्यू x इज इक्वल्स टू पी क्यू और बी सी दिया है. पी क्यू और बी सी. सो बी सी कितना है? बी सी है 50 के बराबर, पी क्यू है 20 के बराबर. राइट. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां से x की वैल्यू निकाल लें तो हमको ये पता चल जाएगा. सो हमने सिमिलैरिटी से यहां पे ए बी की वैल्यू हो गई पूरी x प्लस 18 क्योंकि ए पी को x मान लिया है. ठीक है. ए पी को x मान लिया था तो ये x हो गया. इज इक्वल्स टू बी सी की वैल्यू 50, पी क्यू की वैल्यू 20 दी है. अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगा 20x प्लस 360 इज इक्वल्स टू 50x. ये इधर चला जाएगा 30x इज इक्वल्स टू 360. सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर. सो x की वैल्यू अगर 12 के बराबर आ गया मतलब ए बी पूरा का पूरा डिस्टेंस कितना है? पूरा डिस्टेंस हो जाएगा 12 प्लस 18 तो ये आ गया 30 के बराबर, 30 किलोमीटर्स. ठीक. अब डिस्टेंस 30 किलोमीटर हो गया. स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर दी है तो 30 अपॉन 90 दैट इज इक्वल्स टू 1/3. अब ये 1/3 जो आया है ये क्या आया है? आवर्स में क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया है. लेकिन जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें मिनट्स में दिया है. आर को अगर मिनट में कन्वर्ट करें तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई कर लेंगे कितना आ जाएगा? 20 मिनट्स. तो करेक्ट आंसर कितना है? 20 मिनट्स. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. सो ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है. सारे क्वेश्चन में बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके स्ट्रांग है तो सारे क्वेश्चन हलवा है, ईजी है, कुछ भी आराम से कर ले जाओगे. ठीक. अगर इस सेशन में मजा आ रहा है, क्वेश्चन सॉल्व करने में समझ में आ रहा है तो नीचे लाइक जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना. नेक्स्ट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, वही मतलब सिमिलैरिटी. कह रहे हैं द गिवन डायग्राम ए बी सी एंड डी ई एफ नॉट ड्रॉन टू स्केल आर सच दैट एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ. सी एफ के बराबर है. ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाय ई एफ. ठीक है. ये रेशियो दिया है. अब कह रहा है ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है, इसके सिमिलर है. द सिमिलैरिटी ऑफ गिवन ट्राइंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. इनमें से कौन सा आंसर है? देखिए सिमिलैरिटी की अगर अपन बात करें यहां से तो अगर इन दोनों का ये वाला एंगल इक्वल होता तो साइड एंगल साइड से दोनों सिमिलर हो जाते. लेकिन साइड तो ये दिया एंगल कोपचे वाला, कोने वाला दे दिया. ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर कतई नहीं है. सो कैसे भी लिखो ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है, ये भी सिमिलर नहीं है. सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी. द सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड. क्यों? क्योंकि जो रेशियो दिया है और उसके बीच का एंगल होना चाहिए तभी SAS सिमिलैरिटी लगती है, वरना नहीं लगेगी. ये दोनों घंटा सिमिलर नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है. क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग डायग्राम ST इज नॉट पैरेलल टू PQ. बहुत बढ़िया दिख रहा है हमको. द नेसेसरी
and sufficient conditions for triangle PQR, ये वाला बड़ा वाला triangle, and TSR, अच्छा ये वाला छोटा वाला triangle, ये वाला छोटा वाला triangle टू बी सिमिलर इज, इन दोनों को सिमिलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो? अगर ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल नहीं है तो सबसे पहले तो ये वाला जो एंगल है ये दोनों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। एंगल आर इसमें भी आना चाहिए और इसमें भी आना चाहिए। सो एंगल आर पी आर क्यू एंड आर एस टी नहीं, जरूरी नहीं है। अब देखिए पी क्यू आर इज सिमिलर टू टी एस आर। अब पी क्यू आर इज सिमिलर टू टी एस आर का मतलब है जो एंगल भी आना चाहिए वो इसी ऑर्डर में आना चाहिए। सो पी क्यू आर अगर दिया है तो ये बराबर आना चाहिए था किसके? टी एस आर। ये टी एस आर नहीं लिखा है, ये ऑप्शन नहीं है। क्यू पी आर, क्यू जो है वो बीच में है, फिर लेफ्ट साइड गए, फिर सबसे राइट साइड गए। इसी हिसाब से यहां पे बीच में क्या है? बीच में है एस, फिर लेफ्ट साइड गए, ठीक है। बीच में है एस, फिर लेफ्ट साइड गए, फिर सबसे राइट साइड गए। एस टी आर के बराबर आना चाहिए। क्यू पी आर एस टी आर नहीं दिया है ये। पी क्यू आर टी एस आर के बराबर आना चाहिए, टी एस आर के बराबर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब इसमें हमने कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, बस क्या समझा? बस समझा ये कि अगर पी क्यू आर सिमिलर टू टी एस आर है तो सामने सामने वाले एंगल्स बराबर होंगे, सामने सामने सेम टू सेम। पी क्यू आर टी एस आर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां से ऑप्शन सी इसका आंसर है, डायरेक्ट दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? The scale factor of a picture and the actual height of Sonia is 20 centimeter is to 1.6 meter, ठीक है। स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर एंड एक्चुअल हाइट ऑफ सोनिया दी है 20 सेंटीमीटर बाई, अगर 1.6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सो ये आ जाएगा 160 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया आपका स्केल फैक्टर और ये हो गई एक्चुअल हाइट, ठीक है। इफ हर हाइट इन द पिक्चर इज 18 सेंटीमीटर, द स्केल फैक्टर ऑफ अ पिक्चर एंड द एक्चुअल हाइट ऑफ सोनिया इज 20 सेंटीमीटर इज टू 1.6 मीटर। इफ हर हाइट इन द पिक्चर इज 18 सेंटीमीटर देन हर एक्चुअल हाइट इज, सो अगर हाइट इन द पिक्चर 18 सेंटीमीटर है तो एक्चुअल हाइट कितनी आ जाएगी? एक्चुअल हाइट की जगह हमने x रख दिया। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 18 इंटू 160 अपॉन 20, यूनिट सेम होनी चाहिए। सो 0 से 0 गया, 8 टाइम्स गया, 18 8 जार 8 8 जार 18 टाइम्स 8, 8 इंटू 8 64, 6 8 14 14, 144 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.44 मीटर्स में आ जाएगा। मीटर में आंसर 1.44, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो डी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, सर्कल्स का टेंजेंट्स नॉर्मल सर्कल। देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ सेंटर है, बहुत बढ़िया बात है भाई। एंड अ सेमी सर्कल इज ड्रॉन ऑन ओ ए पे एक सेमी सर्कल, ये सेमी सर्कल बन रहा है। अगर ये सेमी सर्कल बन रहा है तो एंगल इन सेमी सर्कल क्या होता है? 90 डिग्री। ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री के बराबर, बहुत बढ़िया भाई। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है ए पी क्यू, ये वाला एंगल ए पी क्यू 20 डिग्री है। द डिग्री मेजर ऑफ एंगल ओ ए क्यू, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल। अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे देखिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है, निकाल सकते हैं। कैसे? ये जो है ओ सेंटर है, सो ये वाली जो लाइन है ये रेडियस हो गया, ठीक है। ये भी रेडियस हो गया। सो अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 20 डिग्री हो जाएगा। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल इन ट्राइंगल ओपीए में ये भी 20 डिग्री हो गया, ठीक है। अब ये 20 डिग्री आ गया, ठीक है। ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 20 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, 90 + 20 इज 110, तो ये पूरा एंगल हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर। अब 70 में से ये वाला पार्ट 20 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा? ये पार्ट हो जाएगा 50 डिग्री के बराबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 50 डिग्री। सो बेसिक लॉजिक्स लगाने हैं, ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, सर्कल्स की प्रॉपर्टी, टैंजेंट्स की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कह रहा है? इन द गिवन डायग्राम ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ फिर से सेंटर है, सो ये वाला इसके बराबर हो जाएगा।
अगर ये 50 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 100 डिग्री, ये हो गया 100 डिग्री। अब अगर ये 100 डिग्री है तो ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर होंगे, सो ये z है, ये भी z हो जाएगा, z प्लस 100 यानी 2z प्लस 100 इज इक्वल्स टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, ये आ जाएगा 80/2 दैट इज 40 डिग्री। सो ये एंगल अगर 40 डिग्री आ गया, ये वाला भी एंगल कितना आ गया, ये वाला भी एंगल 40 डिग्री आ गया। ठीक है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो y की वैल्यू 100, बीच में 100 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे y की वैल्यू 100। भाई ये सब निकालने की जरूरत ही नहीं है, सारे आंसर गलत हैं। y की वैल्यू 100 आ रही है तो 100 के हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सो आपने सर्कल में पढ़ा है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट द सेंटर, ठीक है, एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी अदर पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, सो ये 50 है तो ये 100 हो गया, बीच में y 100 आना चाहिए, बस एक ही में है तो ऑप्शंस डायरेक्ट सही हो गए। इतना दिमाग लगाने की आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे z की वैल्यू भी 40 आ गई थी, देखो यहाँ पे आ गई, और x की वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो ऑल्टरनेट सेगमेंट में है, ये 50 है तो ये भी 50 ही हो जाएगा। सो डायरेक्ट यही आंसर आ गया ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन द गिवन फिगर PT एंड QT आर टैंजेंट्स टू अ सर्कल सच दैट एंगल TPS, ये वाला एंगल 45 डिग्री के बराबर दिया है। ठीक है, एंड एंगल TQS, ये वाला एंगल ये 30 डिग्री के बराबर दिया है। ठीक है, सो कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ x इज, यहां से x की वैल्यू हमको निकालनी है, ये x की वैल्यू किसके बराबर है ये निकालना है। अच्छा जी, अब ये कैसे निकाला जाए भाई, x की वैल्यू किसके बराबर है। ठीक है, देखिए, सो ये जो कॉर्ड बन रही है PS और ये एक टैंजेंट है, सो एंगल बिटवीन अ कॉर्ड एंड टैंजेंट इज इक्वल्स टू द एंगल इन दी सबटेंडेड बाय द सेम आर्क इन दी अपोजिट साइड, उल्टी साइड वाले में। ठीक है, सो इसके द्वारा बनाया हुआ ये जो है, अगर ये 45 डिग्री एंगल हो गया तो इसके द्वारा बनाया हुआ एंगल एक तो ये एंगल है, ठीक है, और एक ये एंगल है, मतलब ये वाला भी एंगल 45 हो गया और ये वाला भी एंगल 45 हो गया। ठीक है, अब ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री है तो इस कॉर्ड के द्वारा बनाए हुए एंगल्स कौन कौन से हो गए, इस कॉर्ड के द्वारा एक ये डिग्री हो गया, ये हो गया 30 डिग्री, और इस कॉर्ड के द्वारा बनाया हुआ एक ये वाला भी एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री के बराबर। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ये पूरा एंगल पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखिए ये सर्कल है और सर्कल पे 4 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बना, ये कैसा क्वाड्रिलेटरल बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट वाले एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर अपोजिट वाले एंगल्स का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, मतलब 45 प्लस 30 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, 35 प्लस 40 हो जाएगा 75 प्लस x इज इक्वल्स टू 180, सो x की वैल्यू आ जाएगी 105 डिग्री। 105 डिग्री ऑप्शन है, ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, दिमाग में सारी प्रॉपर्टीज रखनी है, क्वेश्चन समझना है, डायग्राम को अच्छे से देखना है, और फिर इमेजिनेशन, रियलाइजेशन ये यहाँ पे करना है। एनालिटिकल दिमाग अगर रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट वाला है, मतलब कुछ नहीं करना है। क्या कह रहा है, अ सिलिंड्रिकल मेटालिक वायर इज स्ट्रेच टू डबल इट्स लेंथ। एक वायर है, उसको डबल उसकी लेंथ से स्ट्रेच कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट चेंज फॉर द वायर आफ्टर स्ट्रेचिंग। स्ट्रेच कर दिया उसको डबल लेंथ में, क्या चेंज नहीं होगा, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, इट्स टोटल सरफेस एरिया, इट्स वॉल्यूम, इट्स रेडियस, सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक चीज चेंज नहीं होगी, वो है उसका वॉल्यूम, क्योंकि उस वायर को आप जितना भी लंबा कर दीजिए, उसको मेल्ट करके किसी और चीज में कन्वर्ट कर दीजिए, जो एक चीज कभी चेंज नहीं होती। इफ यू चेंज द शेप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एक चीज जो हमेशा सेम रहती वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होती, वो उतनी ही वॉल्यूम का होगा। सो वॉल्यूम यहां पे सेम होगी। 32 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कह रहा है राइट सर्कुलर कोन हैज द रेडियस ऑफ द बेस इक्वल्स टू द हाइट ऑफ द कोन। बहुत बढ़िया भाई। सो रेडियस ऑफ द बेस, रेडियस जितना है इसका उतनी ही हाइट है, h इज इक्वल्स टू r। बहुत बढ़िया। इफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 9702 क्यूबिक सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन इज। तो भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो कोन का। सो कोन 9702 किसके बराबर है, 1/3 पाई
कह रहा है 22/7 यूज करो, आर स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू किसके बराबर है, आर के ही बराबर है, तो हम इसको आर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से इसको अगर कैंसिल किया जाए तो यहां से आर क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आर क्यूब की वैल्यू आएगी, इसको अगर कैंसिल किया जाए 7 3 21 से मल्टीप्लाई किया जाए, 11 से कैंसिल किया जाए, इसको मैंने सॉल्व कर रखा है क्वेश्चन को। आर क्यूब की वैल्यू क्या आएगी बता रहा हूं आपको, 1 मिनट, हाँ 1 मिनट। सो इसका सोल्यूशन जिसको भी चाहिए, CVQ का सोल्यूशन हमारी माहेश्वरी क्लासेस ऐप डाउनलोड कीजिएगा, उसके फ्री स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन पे आप जाएंगे, फ्री स्टडी मटेरियल के फोल्डर में जाएंगे, उसमें सारे का सारा सोल्यूशन इस तरीके से जो मैंने सॉल्व किया हुआ ये मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। सो यहां से R की जो वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे वो आ रही है 441 इंटू 7 इंटू 3, सो 441 इंटू 7 इंटू 3 ये R की वैल्यू आ रही है, ठीक है। सो R की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, R की वैल्यू आ जाएगी यहां से 21, R की वैल्यू 21, तो डायमीटर कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ रेडियस दैट इज 42 सेंटीमीटर, सो फाइनल आंसर आ जाएगा 42 सेंटीमीटर, दैट इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 42 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सॉल्व कीजिएगा यही आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कह रहा है, A solid sphere with a radius of 4 centimeter is cut out into 4 identical pieces, इस तरीके से 4 identical pieces में, by 2 mutually perpendicular planes passing through its center, उसके सेंटर से पास होने वाले प्लेन से कट हुआ है। Find the total surface area of 1/4 piece, total surface area of 1/4 piece, तो ये जो 1/4 piece है ये इस तरीके से, ये वाला पीस, ये वाला पीस, ये और ये वाला जो पीस है जो शेडेड है बेसिकली, इसका 1/4 पीस का क्या निकालना है हमको, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 1/4 पीस। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सो इसको करने के लिए देखो क्या करेंगे, हमारा जो पूरा का पूरा स्फेयर है ना, ये पूरा का पूरा स्फेयर, अगर हम इस स्फेयर को आधे पार्ट में ब्रेक करें, हेमिस्फीयर के पार्ट में ब्रेक करें, तो हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है, TSA ऑफ स्फेयर, दिस इज इक्वल्स टू 4πr²। अब इसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब इसको 4 से डिवाइड कर दे तो कितना आ गया, πr²। ये जो πr² आया ना, ये वाला पार्ट आया, ये वाला साइड वाला। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखिए तो एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, और वो भी पूरा सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल है, दिस इज अ सेमी सर्कल, दिस इज अ सेमी सर्कल। 2 सेमी सर्कल्स को ऐड करोगे तो पूरा सर्कल बन जाएगा। एक सर्कल का एरिया होता है πr², ठीक है। सो इसका ये एक सर्कल का एरिया, हाफ वाले सर्कल का एरिया हो गया πr², तो इसमें ये πr² और ऐड कर दिया, सेमी सर्कल का होता है हाफ πr², सो इस वाले सर्कल का एरिया हाफ πr², इसका हाफ πr², दोनों को ऐड किया तो πr², तो ये कितना हो गया 2πr²। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं, तो ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू 16, 16 2 32 पाई आंसर आ जाएगा। सो 32 पाई, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, 32 पाई के फॉर्म में आ गया। सो आपको अगेन इमेजिनेशन स्ट्रांग रखनी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, वरना गलत करके आओगे। नेक्स्ट, 2 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर्स आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट टू फॉर्म अ स्फीयर। इस तरीके से एक के ऊपर एक कटोरी के फॉर्म में रख दिए जा रहे हैं। द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरियाज ऑफ द 2 हेमिस्फीयर्स टू द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू क्या। सो यहां पे रेशियो किसके बराबर होगा, ठीक है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर, तो हेमिस्फीयर का रेडियस अगर r है तो ये भी r होगा और इसका r हो जाएगा, ठीक है। इसका अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालें हेमिस्फीयर का, टोटल सरफेस एरिया किसके बराबर होता है 3πr²। इसका भी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा 3πr², यानी टोटल हो गया यहां से 6πr²। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 4πr²। इन दोनों का रेशियो लिया जाए दिस अपॉन दिस, तो ये कितना हो जाएगा, TSA ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 हेमिस्फीयर टू द टोटल स्फीयर, तो ये हो जाएगा 6πr² अपॉन 4πr²। πr² से πr² कट गया, 3:2 आंसर आ गया। सो 3:2 इज ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी वाला सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 36। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा टैन के टर्म्स में, कॉट के टर्म्स में कैसे करेंगे। सो देखिए दोनों को टैन और कॉट के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो। कैसे कर लो, हमको पता है सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा के, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के।
सो दोनों की आइडेंटिटी लगाएं, यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2, ठीक है। अब प्लस 2 आया, अब यहां पे देखो आंसर देखो, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा नहीं है, cot थीटा प्लस tan थीटा नहीं है, और ये 1 भी नहीं है। अब इसको क्या ऑप्शन सी हमारा सही आंसर आया है। इसको अगर हम ओपन करके देखें तो ओपन करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कैंसिल कर देंगे तो 2 ही आ जाएगा। मतलब सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी। सो यहां पे दोबारा हमने ऑप्शन से आंसर तक पहुंचे, उल्टी तरीके से पहुंचे। तो हर क्वेश्चन को आंसर से ऑप्शन तक नहीं जाना है, ऑप्शन से भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। यही मैं आपको सिखाने की बात कर रहा हूं, बताने की बात कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर a 3 sec स्क्वायर थीटा के बराबर है, b 3 tan स्क्वायर थीटा के बराबर है -2, a माइनस b की वैल्यू निकाली, तो a माइनस b किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 sec स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब यहां से कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b, इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे वैल्यू, अगर यहां से हम 3 कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 5। सो आंसर आ गया 5 के बराबर। जब दिख रहा है यहाँ पे आंसर 1 2 3 4 5 है, मतलब कोई ना कोई आइडेंटिटी जरूर लग रही है, ये कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। इन केस अगर आप नहीं भी सॉल्व कर पाते हो तो भी आपका दिमाग चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, at a certain time of day the ratio of the height of the pole to the length of its shadow is 1:3। ठीक है, ये शैडो है, ये पोल है, ये इसकी शैडो बन रही है, ठीक है। सो लेट्स से ये ट्राइंगल ABC बन रहा है, हाइट और शैडो ये BC हो गई। सो इसको शैडो को ले लेते हैं x के बराबर, इनका जो रेशियो है हाइट अपॉन x, इसका रेशियो कितना है 1/√3। कह रहा है देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ द डे, तो ये एंगल थीटा कितना होगा। अब थीटा किसके बराबर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ मिलती है, सो tan की वैल्यू 1/√3 मिलती है 60 डिग्री पे, तो यानी एंगल कितना है यहाँ से, ऑप्शन सी 60 डिग्री। सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर, तभी 1/√3 मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। क्लियर है, डायरेक्ट आंसर आ गया 60 डिग्री पे। नेक्स्ट, a man standing on a ship approaching the port towards the lighthouse is observing the top of the lighthouse in 10 minutes. The angle of elevation of the top of the lighthouse changes from alpha to beta. क्या कह रहा है, a man standing on a ship approaching the port towards the lighthouse। ठीक है, एक ये लाइट हाउस है, शिप जो है पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे था। आदमी जब ऊपर देख रहा है इस लाइट हाउस की तरफ, तो a man standing on a ship approaching the port towards the lighthouse is observing the top of the lighthouse in 10 minutes. Top of the lighthouse देख रहा है। In 10 minutes the angle of elevation of the top of the lighthouse changes from alpha to beta। तो पहले जो top of the angle बन रहा था alpha, अब कितना बन रहा था, अब 10 मिनट बाद ये लेट्स से पोजीशन A से पोजीशन B पे आया, अब एंगल बन रहा है बीटा, यानी ये वाला एंगल हो गया बीटा, ये वाला एंगल हो गया अल्फा। ठीक है, अब कह रहा है इनमें से कौन सी चीज सही है। सो भाई मैंने आपको बताया था जब ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, यूट्यूब पे भी वन शॉट पे बताया था, क्लास में भी बताया था कि जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द टावर बढ़ोगे तो ये एंगल बढ़ता जाएगा, मतलब एंगल बीटा इज ग्रेटर देन एंगल अल्फा, यही कह सकते हैं अल्फा इज लेस देन बीटा। सो अल्फा इज लेस देन बीटा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्योंकि जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द पोर्ट बनोगे, यहाँ पे अगर हम कोई और एंगल भी ले लें, ठीक है, गामा ले लें, तो ये एंगल और बड़ा हो जाएगा बी से। तो जैसे जैसे हम टुवर्ड्स द पोल पहुंचेंगे वो 90 डिग्री के आसपास, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के आसपास पे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द पोर्ट बढ़ेंगे ये एंगल क्या होता जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन शुरू हुए। अब यहाँ पे दिमाग लगाइएगा, पूरा दिमाग लगाइएगा, आंसर आएगा। असर्शन रीजन में क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 0। सो डिफरेंस इन क्लास मार्क ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इज 0। मॉडल क्लास एंड मीडियन क्लास आर ऑलवेज द सेम फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये बात तो भाई गलत है, ये तो होता ही नहीं है कभी भी। अब ये जो पहली वाली बात कह रहा है ये सही है या गलत है, ये कैसे पता करेंगे।
सो मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। मॉडल क्लास निकालने के लिए मोड निकालना पड़ेगा। मोड का मतलब क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो, सबसे ज्यादा बार आ रहा हो, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। सो 20 से 30 में फ्रीक्वेंसी 1 है, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 6 है, तो ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। ठीक है, ये हो गई आपकी मॉडल क्लास। अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन क्लास मार्क। अब इसका अगर क्लास मार्क निकालेंगे तो इसका क्लास मार्क कितना हो जाएगा, इसका क्लास मार्क हो जाएगा 55। क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। सो 50 + 60/2 करेंगे तो ये 55 के बराबर आ गया। सो क्लास मार्क आ गया 55 के बराबर मॉडल क्लास के हिसाब से। अब इसके बाद क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन क्लास मार्क्स ऑफ द मॉडल क्लास एंड द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास निकालने के लिए क्या करेंगे, सो मीडियन क्लास निकालने के लिए हम इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं, CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर हम यहां से निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया 1, 1 + 3 4, 4 + 2 6, 6 + 6 12, 12 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 16। सो फाइनल n की वैल्यू 16 आ रही है। इस 16 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो मीडियन क्या आ गया, 8 के बराबर। अब 8 कहाँ लाई करेगा, सो 8 लाई करेगा 6 और 12 के बीच में। 6 और 12 में जो बड़ी वैल्यू होती है हम वो वाली क्लास को मीडियन क्लास लेते हैं। सो 6 और 12 में बड़ी वैल्यू 12 है, सो इसकी जो क्लास है वो 50 से 60 है, राइट। तो इसकी क्लास मार्क क्या आ जाएगा, अगेन 55 आ जाएगा। सो अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे मॉडल क्लास माइनस मीडियन क्लास मार्क का, तो ये 0 के बराबर आएगा। सो दैट मीन्स असर्शन जो है वो ट्रू है, दिस इज ट्रू। रीजन कतई फॉल्स है, ये तो ऐसा होता नहीं, जरूरी नहीं है। सो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो सही आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन सी, ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन का और रीजन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर अ कलेक्शन ऑफ 11 एरेड डेटा द मीडियन इज द मिडिल टर्म। अगर 11 डेटा को हमने लगाया है तो मीडियन जो होता है वो मिडिल नंबर होता है। बिल्कुल सही कह रहा है, सही है, दिस इज ट्रू। रीजन में क्या दिया है, फॉर द डेटा 5 9 7 13 10 11 10 द मीडियन इज 13। क्या मीडियन 13 के बराबर है, तो मीडियन निकाल के देखते हैं। अगर इसको हम लगाए सही तरीके से डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये हो गया 5 7 9 10 10 11 एंड 13। तो कहीं से भी मीडियन 13 के बराबर तो नहीं आएगा, मिडिल वैल्यू 13 के बराबर नहीं है। So this is false. Assertion is true, reason is false. C option is the correct answer. Assertion is true, first वाला true है, second वाला reason जो है वो false है। So for a collection of 11 arrayed data, the median is the middle term. Middle term ही होगा भाई, 5 इधर कर दो 5 इधर कर दो, जो बीच वाला टर्म होगा वही आपका मीडियन होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। 42nd, अंकित had the option of investing in company A where 7% ₹100 shares are available at ₹120। ठीक है, सो नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹100 का शेयर है, ठीक है, और मार्केट वैल्यू हो गई ₹120, ठीक है। डिविडेंड परसेंट या रेट परसेंट अगर यहां से निकालें तो ये हो गया 7%, ठीक है। और इन कंपनी ए, ये कंपनी ए का खाता हो गया। कंपनी बी में क्या कह रहा है, वेयर 8% ₹1000 शेयर्स, तो नॉमिनल वैल्यू हो गई ₹1000, डिविडेंड परसेंट हो गया 8% या रेट परसेंट हो गया 8%, आर अवेलेबल एट ₹1620। सो मार्केट वैल्यू हो गई 1620। कह रहा है, असर्शन में कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज बेटर दैन बी, द रेट ऑफ इनकम इन ए इज बेटर दैन इन बी। सो बेसिकली रेट ऑफ रिटर्न निकालना है दोनों के लिए, ठीक है। सो रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालेंगे, सो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो भी हम लोग यही कर रहे थे। अब देखो ये क्वेश्चन 2 बार CFQ में पूछा गया है, मतलब इस क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड जो फॉर्मूला है इससे पक्का क्वेश्चन आने की 99% संभावना हो गई है। और यही सारी टेक्निक्स लगा के हम अपने गेस्ट पेपर्स बनाते हैं और इसी टेक्निक से हम अपने गेस्ट पेपर्स को डिजाइन करते हैं ताकि वो क्वेश्चन आपको दे जिसके आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बच्चे कह रहे प्रूफ दीजिए आया कि नहीं आया, तो हमने भाई प्रूफ के लिए हमारे पास बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे जो हमारे मेन चैनल यश महेश्वरी पे पड़े हैं, वहां पे जाके देख लीजिए, प्रूफ मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो अब इसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, सो रेट ऑफ रिटर्न निकालेंगे, ROR, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न किसके बराबर आ जाएगा, सो रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा, सबसे पहले 7% ऑफ ₹100 निकाले, 7% ऑफ ₹100 आ जाएगा 7 के बराबर, ठीक है। सो यहाँ पे डिविडेंड आ गया किसके बराबर, 7 के बराबर। सो रेट ऑफ रिटर्न कितना हो जाएगा, 7 अपॉन मार्केट वैल्यू दैट इज 120 इंटू 100%। इसको अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 70
अपॉन 12। अब 70 अपॉन 12 को जब आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके कितना आएगा भाई, तो ये मैंने सॉल्व किया हुआ है। 70 अपॉन 12 को जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये आ रहा है 5.8। ऑप्शन बी के लिए निकालें। सो यहाँ पे अगर डिविडेंड परसेंट 8% है, 8% ऑफ द नॉमिनल वैल्यू, से यहाँ पे डिविडेंड कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा 80 रुपये के बराबर, ₹80 के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर रेट ऑफ रिटर्न निकालें, ROR, सो रेट ऑफ रिटर्न कितना आ जाएगा यहाँ से, रेट ऑफ रिटर्न आ जाएगा यहाँ से 80 अपॉन मार्केट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू है 1620 इंटू 100%। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 4.93। सो डेफिनेटली रेट ऑफ रिटर्न ए पे ज़्यादा है और बी पे कम है। सो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए इज़ बेटर दैन बी, डेफिनेटली ट्रू है। द रेट ऑफ इनकम ऑफ ए इज़ बेटर दैन दैट ऑफ बी, ये भी बिल्कुल ट्रू है। ठीक है, सो बोथ ऑफ देम आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो क्या है, बोथ ए एंड आर ट्रू, ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्योंकि उसका रेट ऑफ इनकम का रेट ऑफ इनकम ज्यादा है, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट बेटर ए वाले में ज्यादा है एज कंपेयर टू बी वाले में। ठीक है, सेम वही फॉर्मूला जिससे हमने इसको सॉल्व किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 43rd क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43rd क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे असर्शन में कह रहा है x³ + 2x² - x - 2 इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। डिग्री का मतलब है मैक्सिमम एक्सपोनेंट, मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल 3 के बराबर है। बिल्कुल सही कह रहा है, डिग्री 3 है, ट्रू है। x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल, x + 2 क्या इसका फैक्टर है, अगर x + 2 इसका फैक्टर है, सो x = -2 रखने पे ये पूरा का पूरा 0 के बराबर हो जाना चाहिए। रख के देख लेते हैं। सो -2 रखेंगे तो ये आ जाएगा -8 + 8 -+2 किसका आएगा, 0 के बराबर। बिल्कुल ट्रू है, ये भी सही है, ये भी सही है। और लेकिन ये एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, डिग्री का इसके फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन ए तो सही नहीं है, ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड आर करेक्ट, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो डिग्री का फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन हाँ आंसर दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the point -2, 8 is invariant under reflection in the line x is equals to -2. If a point has its x coordinate 0, it is invariant under reflection in both the axes. अगर x coordinate 0 है तो invariant होता है y पे। अब देखो ये कैसे करेंगे सॉल्व। सो इसके लिए अगेन ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली कर लीजिए। पॉइंट क्या दिया है, -2, 8। अब -2, 8 का मतलब है कि x एक्सिस पे नीचे की तरफ पॉइंट बन रहा है। ठीक है, सो इसको ऐसे देखिए, x -2, 8। सो -2, 8 अगर हमको बनाना है, ठीक है, सो ये हो गया -2 और ये हो गया लेट्स से 8। तो ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट है a, -2, 8। ठीक है, अब कह रहा है द पॉइंट -2, 8 इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन द लाइन x इज इक्वल्स टू -2। अब x इज इक्वल्स टू -2 वाली लाइन कौन सी होगी, सो x इज इक्वल्स टू -2 वाली लाइन होगी जो x इज इक्वल्स टू -2 से पास हो रही है। अगर x इज इक्वल्स टू -2 से पास हो रही है तो इसका अगर रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो ये इनवेरिएंट आएगा, यही सेम पॉइंट आ जाएगा। तो कह रहा है द पॉइंट इज इनवेरिएंट अंडर द रिफ्लेक्शन इन लाइन x इज इक्वल्स टू -2, ट्रू, सही है, सही कह रहा है। नेक्स्ट, इफ अ पॉइंट हैज इट x कोऑर्डिनेट 0, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब वो किस पे लाई कर रहा है, वो y एक्सिस पे लाई कर रहा है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट 0 है तब वो y एक्सिस पे लाई करेगा। इट इज इनवेरिएंट अंडर रिफ्लेक्शन इन बोथ द एक्सिस, x एक्सिस पे भी इनवेरिएंट होना चाहिए, y एक्सिस पे भी। अब देखो अगर x कोऑर्डिनेट 0 है मतलब y एक्सिस पे लाई कर रहा है, y पे रिफ्लेक्शन इनवेरिएंट होगा, लेकिन x पे जो रिफ्लेक्शन है वो इनवेरिएंट नहीं होगा। सो दिस इज फॉल्स, ये फॉल्स है, पहला वाला ट्रू है। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर से इसका आंसर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a die is cast with numbering on its faces as shown, the ratio of the probability of getting a composite number to the probability of getting a prime number is, so ये डाइस दिया है 1 2 3 4 5 6। अब ये ऐसे खोल के दिया, परेशान मत हो ना, डाइस ही होता है। ठीक है, कह रहा है रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर। सो सबसे पहले सैंपल स्पेस अगर बना लें तो ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। मैंने प्रोबेबिलिटी समझाया वन शॉट में, उससे ज्यादा कुछ आता नहीं है उसमें।
कंपोजिट के लिए अगर हम यहाँ पे वो बना लें फेवरेबल आउटकम, कंपोजिट का मतलब क्या हो गया, कंपोजिट का नंबर हो गया मतलब हो गया जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। सो कौन कौन से नंबर्स हो गए, सो इसमें आ जाएगा सबसे पहले 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो इसमें आ जाएगा 4 और 6, ठीक है। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं वो वाले नंबर्स जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, खुद और नंबर इटसेल्फ, तो 2, 3, 5, ठीक है। सो कंपोजिट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालें तो फेवरेबल आउटकम 2 है, टोटल आउटकम 6 है, इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3 या 2/6 ही रहने देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर अगर निकालें तो प्राइम नंबर में फेवरेबल आउटकम 3 है, ये 6 है, तो ये 3/6 हो गया। हमको कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर टू प्राइम नंबर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम will be equal to 2/6 upon 3/6, 6 कट गया, 2:3 आंसर आ गया। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बस कुछ भी नहीं करना है, ये फिगर देख के घबरा मत जाना, ये कैसा डाइस है, डाइस नॉर्मली है, ठीक है, वो खोल के दिखा दिया, फोल्ड करोगे तो वैसे ही हो जाएगा। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ ए एंड मैट्रिक्स एम, am is equals to b where b is 224, then the order of matrix M is, चलो भाई देखते क्या कह रहा है। सो A का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं M से जिसका ऑर्डर हमको नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली ये 2 क्रॉस समथिंग होगा। क्यों, क्योंकि पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू दूसरे वाले के नंबर रोज, तभी मल्टीप्लाई होगा, वरना मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। और जो फाइनल आंसर आ रहा है B, इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 रोज 1 कॉलम, 2 क्रॉस 1, ठीक। अब ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है, वो तब होंगी जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, तो 2 2 के बराबर है। और जो नई मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगी उसका ऑर्डर किसके बराबर होगा, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज क्रॉस दूसरे वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स, पहले वाले के नंबर ऑफ रोज है 2, दूसरे वाले के कॉलम है 1, सो ये 1 के बराबर आ गया। सो बेसिकली M का ऑर्डर क्या आ गया, 2 क्रॉस 1। सो यहां पे कह रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स M, 2 क्रॉस 1, दैट इज ऑप्शन बी। तो बस इस तरीके से जैसे मैंने समझाया वैसे करोगे, कोई गलती नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, बहुत इजी है, सॉल्व कर ले जाओगे। नेक्स्ट 47 वाला क्या कह रहा है, a1 a2 a3 blah 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 b1 b2 b3 blah 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 are real numbers such that a1 minus b1 is equal to a2 minus b2, these are all equal, ये सब बराबर है, ठीक है। a1 minus b1, a2 minus b2, a3 minus b3 forms a dash progression। कौन सा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा, क्या करना है। सो कह रहा है a1 a2 a3 b1 b2 b3 ये सब रियल नंबर्स हैं, सच दैट a1 minus b1 a2 minus b2 के बराबर है, a3 minus b3 के बराबर है, मतलब इन सब का करस्पॉन्डिंग डिफरेंस जो है वो सब आपस में इक्वल है, ठीक है। a1 माइनस b1 a2 माइनस b2 a3 माइनस b3 किसके बराबर होगा। अब ये सब अगर आपस में बराबर हैं तो बराबर है का मतलब क्या है, a1 माइनस b1 लेट्स से 1 के बराबर है, तो a2 माइनस b2 भी 1 के बराबर होगा, a3 माइनस b3 भी 1 के बराबर होगा। मतलब ये जो पूरी की पूरी सीरीज है ये क्या हो जाएगी, 1 1 1 1 1 1, इसी तरीके से तो हो जाएगी। मतलब जो भी नंबर आ रहा होगा उसके बराबर है, ठीक। तो ये क्या हो गया, ये किस तरीके की सीरीज है, एपी तो नहीं है, अरिथमेटिक तो नहीं है, ज्योमेट्रिक है। और ज्योमेट्रिक में भी आर की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, जब सारे के सारे टर्म्स इक्वल हो जाएंगे तो ज्योमेट्रिक में रेशियो हो जाएगा 1 के बराबर, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 2 ले लोगे तो 2 into 2, 2 into 1 1, 2 into 1 2, 2 into 1 2, 2 into 1 2, फिर भी वही आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विद रेशियो 1। सो ऐसा जीपी जिसमें सारे टर्म्स इक्वल होते हैं उसको कहते हैं जीपी विद रेशियो 1। ऐसा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें सारे टर्म्स इक्वल होते हैं उसमें कॉमन डिफरेंस 0 होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। कॉमन सेंस समझने वाली बात है। The locus of a moving point is dash if it moves such that it keeps a fixed distance from a fixed point। तो अगर फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट पे हम लोकस बनाएं तो ये फिक्स्ड डिस्टेंस से फिक्स्ड पॉइंट क्या होता है भाई, सर्कल बनता है। तो क्या बन रहा है, सर्कल बन रहा है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्कल पे सेंटर से जो भी डिस्टेंस होता है बाउंड्री तक वो हमेशा सेम होता है, रेडियस जिसको हम कहते हैं इक्वल होता है कहीं से भी, ठीक है। The point of concurrence of the angle bisectors of a triangle is called the dash of the triangle। जहां पे एंगल बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करते हैं उस पॉइंट को क्या कहते हैं, जहां पे एंगल बाइसेक्टर उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सेंट्रॉइड नहीं कहते, इन सेंटर कहते हैं। सो जहां पे सारे बाइसेक्टर्स एक दूसरे को कट करते हैं उसको इन सेंटर कहते हैं। अब सरकम सेंटर की डेफिनेशन, ऑर्थो सेंटर की डेफिनेशन, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। हो सकता है इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछ ले बोर्ड में, क्वेश्चन ये आ जाएगा टेढ़ा कर देंगे,
नेक्स्ट, अब देखिए इसके बाद जितने भी क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यूज असर्शन रीजन वाले नहीं हैं, वो सारे के सारे लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन है। नाउ इफ यू वांट मी टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही 100 कमेंट्स हो जाते हैं मैं इसके आगे के सारे CFQ सॉल्व करके आपको बता दूंगा। अगर आपको चाहिए कि भाई लाइव में सॉल्व कीजिए तो मैं लाइव में आके भी आपके साथ आपके सामने सॉल्व कर सकता हूं। सो जैसा हो वैसा बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है सॉल्व करने में, फिर यहाँ पे इस एक एक चीज को करने में। और अगर आपको CFQ के यहां तक के सारे सॉल्यूशंस चाहिए जो मैंने खुद सॉल्व किए हुए हैं तो वो आप लेने के लिए माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में पड़ा ही हुआ है, ठीक है। और उसके फ्री स्टडी मटेरियल पे जाइएगा, उस पे आपको 10th से रिलेटेड बहुत सारा फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसमें आपको नोट्स मिलेंगी, शीट्स मिलेंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। और अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, बोर्ड में कॉन्फिडेंट होके जाना चाहते हो, स्ट्रेस कम लेके जाना चाहते हो, तो हमारे गेस्ट पेपर्स में जल्दी से एनरोल करो, क्योंकि वो बहुत काम आने वाले हैं फॉर ICSE क्लास 10 2025। थैंक यू सो मच। दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय। जय हिंद।